नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग की ये जो कंटिन्यूटी चल रही है वो जारी होगी और बेहतर तरीके से होगी। अब हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पे कि इससे पहले हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोगों ने उनकी नीतियाँ, सेना, पुलिस, राजस्व, न्यायिक व्यवस्था, है ना, ये सभी हमने देखे। आज प्रशासनिक व्यवस्था का एक अंतिम चरण, मतलब अंतिम पायदान ये कि आज देखेंगे हम लोग अंग्रेजों की शिक्षा नीति, और ये प्रशासनिक नीति की हमारी अंतिम होगी। और इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे अंग्रेजों की आर्थिक प्रभाव। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली या शिक्षा नीति पे चर्चा करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा मूलभूत ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, शिक्षा है क्या? शिक्षा है क्या? क्योंकि शिक्षा को हम लोग कोई कालखंड में डिवाइड यदि करते हैं और कालखंड में डिवाइड करके पढ़ते हैं तो हर समय का शिक्षा का स्तर अपने अपने तरीके से होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है। शिक्षा दो चीज आप लोग सुनते होंगे, एक शिक्षा और दूसरा विद्या। ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए। शिक्षा का अर्थ होता है, आप लोग बहुत एक ओशो नाम के व्यक्ति हैं, ओशो से पूछा गया कि शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? तो ओशो ने कहा कि शिक्षा इज नथिंग, एजुकेशन इज नथिंग। शिक्षा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो फिर सवाल खड़ा हो गया कि शिक्षा कुछ नहीं है, तो आज वर्तमान समय में शिक्षा के पीछे लोग क्यों जा रहे हैं? तो ओशो का कहना हुआ कि मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कहा कि एजुकेशन इज नथिंग, बट मैं ये कह रहा हूं एजुकेशन इज हैबिट। एजुकेशन इज हैबिट। शिक्षा आदत है। शिक्षा क्या है? आदत है। आदत है, यदि मान लीजिए कि किसी के कोई आदत लगाते हैं तो वो 2 घंटे हम किसी को बैठाते हैं, वो कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो सीखेगा। दैट इज एजुकेशन। यदि खाली बच्चे को ही आप 2 घंटे रखेंगे, मान लीजिए आपके घर में ही है, 2 घंटे बैठा के रखते हैं, कुछ ना कुछ तो करेगा, और जो चीज करेगा वही चीज क्या होगा? एजुकेशन होगा। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? शिक्षा का मतलब क्या होता है? अधिगम। शिक्षा का मतलब अधिगम। दूसरा अध्ययन। और किसी कार्य को करने के योग्य हो, किसी कार्य को करने के योग्य हो, दैट इज एजुकेशन। और यही कारण है कि शिक्षा प्राचीन काल में 6 वेदांग में एक वेदांत शिक्षा है। तो दैट इज एजुकेशन। ये शिक्षा का मतलब ये हुआ कि एक अधिगम हुआ, सीखने की कला हुई, है ना, या किसी कार्य को करने में जो आपकी इच्छा होती है
है ना, दैट इज शिक्षा। कोई जरूरी नहीं है कि आप ए फॉर एप्पल यदि करते हैं तो दिस इज एजुकेशन, है ना, ये शिक्षा नहीं। शिक्षा का मूल भाव आप कोई भी चीज जिसको आप इच्छा, आपको जो चीज इच्छा है करने के लिए वो शिक्षा है मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ मेरी कुछ अपनी विचारधारा थॉट चलते रहती है और मेरे ख्याल से ओशो भी जो कहा है वो भी सही कहा है। जबकि विद्या से होता है ज्ञान, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान, अवगम या विज्ञान, ये सब है। विद्या अलग चीज हुआ और शिक्षा अलग चीज हुआ। ठीक है, शिक्षा हम कोई भी चीज में शिक्षित हो सकते हैं, जबकि विद्या में हम लोग ज्ञान जो हम लोग करेंगे, अवगम जो सीखने की प्रवृत्ति होगी या विज्ञान से रिलेटेड, दैट इज विद्या। तो ये शिक्षा और विद्या में जिसमें एक चीज और होता है, विद्या में स्वार्थ की भावना नहीं होती है। स्वार्थ परार्थ, कभी आप लोग संस्कृत में श्लोक सुने होंगे, स्वार्थ परार्थ, इस तरीके से। मतलब विद्या जो भी हम लोग देते हैं उसमें निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और जहां स्वार्थ है वहां आप विद्या नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये चीज जो है, तो शिक्षा और विद्या से तात्पर्य आप लोग समझ लिए होंगे। तो शिक्षा का मूलभूत मेन चीज जो है वो अधिगम है, अध्ययन है, और या किसी कार्य को करने में जो आपकी इच्छा होती है। अब ये देखते हैं कि ये शिक्षा और विद्या समय दर समय बदलते रहती है। प्राचीन काल में चलते हैं, मध्यकालीन चलते हैं और आधुनिक कालीन चलते हैं। आधुनिक कालीन तक चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेन है कि अंग्रेजों की शिक्षा नीति। तो उसमें थोड़ा सा हमको संक्षिप्त चर्चा हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन पे थोड़ी चर्चा कर देते हैं, और उसके बाद तो आधुनिक पे हम लोग डिटेल से चलेंगे। जैसे प्राचीन काल में शिक्षा जो होता था वह एक संस्कार होता था। जब भी किसी बच्चे को या किसी को भी शिक्षा दिया जाता था तो उससे पहले उनको एक संस्कार दिया जाता था, जैसे उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद आप शिक्षा के लिए जा सकते हैं। और शिक्षा का जो है वो मूलभूत होता था कि उसमें उसे बहुत चीज से निपुण किया जाता था, जैसे कि मान लीजिए कि घुड़सवारी करना, ठीक है, तीर चलाना। आप लोग देखे होंगे रामायण महाभारत, उस समय भी शिक्षाएं दी जाती थी। लेकिन उस समय की शिक्षा और वर्तमान की शिक्षा, समय दर समय ये शिक्षा की प्रवृत्ति बदलती जा रही है, और आने वाला समय में भी क्या होगा पता नहीं। ठीक है, तो खैर प्राचीन काल में लोग अरण्यक जंगल में जाकर के शिक्षा का अध्ययन करते थे प्राचीन काल में। मध्यकालीन यदि देखते हैं, ठीक है, तो मध्यकालीन में हमारे यहाँ एक्चुअली में मुसलमानों की शासन पद्धति आती है, और मुसलमानों के शासन पद्धति के समय में भी जो हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति थी वो परंपरागत थी, लेकिन मुसलमानों द्वारा भी कुछ चेंज किया गया, और इसके तहत दो शिक्षा दिया जाता था, मकतब और मदरसा। मकतब जो होता था वो एक्चुअली में प्राथमिक बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, और मदरसा जो होता था वो उच्च बच्चे को शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद मध्यकालीन में ही सूफी, आप लोग सुने होंगे सूफी सर, है ना,
सूफी संत। और सूफी संत में ये जो करते थे, ये खानका एक तरह से प्राथमिक के लिए हो गया, और दूसरा दरगाह, यहां पे शिक्षा दी जाती थी। तो कमोबेश रूप से जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, उस पद्धति में कोई चेंजिंग नहीं था और वो परंपरागत चली आ रही थी, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ सुधार हुआ। जैसे मुसलमान आए तो उनके द्वारा जो है मकतब और मदरसा उर्दू शिक्षा पर, उर्दू में शिक्षा पद्धति दी जाने लगी। इससे पहले हम लोग के यहाँ संस्कृत, उसके बाद उर्दू, इस तरीके का क्रमबद्ध चला। अब आधुनिक काल जब आया, तो अब यहाँ का शिक्षा पद्धति, जहां आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजों की शिक्षा नीति, ठीक है, अब यहाँ कमोबेश रूप से यह बदलना स्टार्ट हो गया। तो एक्चुअल में हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा को किसी एक कालखंड में यदि हम लोग डिवाइड कर दें, वर्णित कर दें, तो यह बिल्कुल गलत होगा। और शिक्षा का हमेशा मतलब ये रहा है वसुदेव कुटुंब का। और सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सबके समय में जो है शिक्षा अपना जो है एक अलग रूप लिया है, लेकिन सबका गुण एक ही था कि शिक्षा का अर्थ है अपना गुण का निर्माण करना। पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन उनका सबका थॉट एक था। लेकिन धीरे धीरे इसी शिक्षा में एक नई चीज धारा जुड़ती जाती है, और वो जुड़ जाती है कि अब शिक्षा का तरीका कैसा हो। प्राचीन काल में भी देखेंगे कई तरह के विश्वविद्यालय स्थापित हुए, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, ये सभी विश्वविद्यालय, उदयपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सभी उच्च विद्या के केंद्र थे। लेकिन वो सभी कहीं ना कहीं धाराशाही हो गई, और एक नई पद्धति की शुरुआत होती है अंग्रेज के आने के बाद। अब उसी पे आज का टॉपिक है हमारा, लेकिन वहां तक जाने से पहले हमें थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में वो बताना जरूरी था, ठीक है। इसलिए आज का जो मेन टॉपिक अब हो गया अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति। और अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति, तो इसका मतलब क्या हो गया, आधुनिक शिक्षा पद्धति, आधुनिक शिक्षा पद्धति। अब इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। आधुनिक शिक्षा पद्धति की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इससे पहले भी हमने बताया 1772-73 से कमोबेश रूप से बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता पूरी तरह से कायम हो गई। अंग्रेजी सत्ता पूरी तरह से कायम हो गई, ठीक है। अब यहां पे ये लगा इस अंग्रेजों को कि हमारी ये शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। तो शुरुआती दौर में इन्होंने भारतीय पुरातन व्यवस्था, जो भारतीय संस्कृति थी, उसी संस्कृति पे प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई। और उसके तहत 1781 में ही कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करते हैं। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता मदरसा की, इसका मतलब क्या हुआ, यह भी पुरानी शिक्षा पद्धति। उसके बाद 1792 में जोनाथन डंकन आते हैं, और यह भी जो है क्या करते हैं, संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं। संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं। 1781 में कलकत्ता में जो है मदरसा स्थापना किया। तो पुरानी शिक्षा को वो प्रोत्साहन करने की नीति अपना रहे हैं। जोनाथन डंकन भी जो है
संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं, तो कहीं ना कहीं पुरानी शिक्षा पद्धति जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसे जारी रखने का काम करते हैं। वहीं एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था माउंट एस्टुअर्थ, माउंट एस्टुअर्थ एलिफिस्टर। ये पूना में महाविद्यालय की स्थापना करते हैं, ये पूना में महाविद्यालय की स्थापना करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं ये गुण था कि जो अंग्रेजी विचारधारा के लोग थे उसे शामिल कर उस लोगों को शिक्षित किया जाएगा। अब सवाल ये है, जो अंग्रेज आपके यहाँ आए हुए हैं इसके बच्चे किस भाषा में शिक्षा लेंगे? यदि आपको पुरानी शिक्षा को लेकर के चलना है, पुरानी शिक्षा जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसे लेकर के चलना है, तो अंग्रेजों की शिक्षा दूर होती जा रही है, क्योंकि अंग्रेजों की मूलधारा शिक्षा जो थी वो क्या थी? अंग्रेजी थी। तो जो अंग्रेजी बच्चे हैं जो भारत में रह रहे हैं उसकी शिक्षा कैसी होगी? यदि ये अपनाते हैं इसकी शिक्षा को, भारतीय शिक्षा को, तो इनकी जो औपनिवेशिक सत्ता थी वह कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। तो कमोबेश रूप से वो हमेशा क्या चाहेंगे कि ऐसी शिक्षा हो जो हमारे लिए सहायक हो, जो हमारे लिए सहायक हो, हमारे लिए सहायक हो। दैट इज क्लियर? मेरे ख्याल से यह क्लियर हुआ होगा। जो भारतीय हैं यदि इस शिक्षा को लेकर के चलते हैं तो इनकी शिक्षा व्यवस्था खत्म होती है, और यदि ये अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के चलते हैं तो हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो खत्म होती है। अब सवाल होता है कि कौन शिक्षा व्यवस्था चालू रहेगी? आपको 1813 के चार्टर एक्ट में यह निर्णय करते हैं ब्रिटिश सरकार कि शिक्षा पे जो है हम 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। लेकिन यहां ये शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, और ये व्यक्ति थे चार्ल्स ग्रांट और विलियम फोर्स। इनके प्रयास से ये आया कि हम शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। लेकिन फिर ये शिक्षा व्यवस्था विवादित हो गई, ये शिक्षा तो बोला कि शिक्षा पे हम लोग 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यह फिर उलझ गया, यह शिक्षा किस में होगा? प्राच्य होगा कि पाश्चात्य होगा, भारतीय वाला होगा कि अंग्रेजी वाला होगा? यहां विवाद खड़ा हो गया। प्राच्य और पाश्चात्य, है कि नहीं? प्राच्य और पाश्चात्य में विवाद खड़ा हो गया। और जस्ट 1813 में जब लॉर्ड मिंटो गवर्नर बनकर के आते हैं तो वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, भारतीय परंपरा को इस कदर मोह लिया, भारतीय परंपरागत जो शिक्षा व्यवस्था है इस कदर मोह लिया कि उसने ब्रिटिश सरकार को खत लिखा कि यहाँ की परंपरागत शिक्षा और संस्कृति को संरक्षित किया जाए। ये लॉर्ड मिंटो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को संरक्षित करने की बात करते हैं, शिक्षा को ये करने की बात करते हैं।
और इसी के तहत 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। हिंदू कॉलेज की जस्ट 1827 में मुंबई में एक कॉलेज है ना, एलिफेस्टन कॉलेज की स्थापना की जाती है। ये कलकत्ता में और ये मुंबई में एलिफेस्टन। और यहाँ पे बोलते हैं कि भारतीय शिक्षा पद्धति की भी शिक्षा दी जाएगी। अंग्रेजी तो रहेगी ही, इनके अलावा भारतीय शिक्षा पद्धति में भी शिक्षा यहाँ जारी है। तो कमोबेश रूप से जो गवर्नर थे, उस गवर्नर का ये मंशा था कि भारतीय शिक्षा पद्धति को भी बरकरार रखा जाए। अब धीरे धीरे समय बदलता गया और यहां तक भारतीय यह समझ गए कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो मंशा है वह मंशा है कि अंग्रेजी व्यवस्था और भारतीय के नजर में अभी तक जो अंग्रेज अपना छवि बनाए हुए थे कि अंग्रेज अच्छे हैं और उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की बनिस्पत, और ये यदि विचारधारा भारतीयों में डाल दी गई है तो कहीं ना कहीं जो उनकी औपनिवेशिक सोच थी वो सोच उनकी सिद्ध होगी। वो कुछ नहीं कहेंगे कि तुम हमारी शिक्षा को अपनाओ, अभी तक भारतीय शिक्षा को भी वह बरकरार रखे हैं। कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी कि भारतीय शिक्षा को तोड़ना नहीं है। तो ये, लेकिन अब तक जो इनकी गतिविधियां चल रही थी तो कम से कम अंग्रेज नहीं, भारतीय अब सोचने लगे कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था तुलनात्मक रूप से देखी जाए तो अच्छी है, किनसे, तो हमसे, ठीक है। और यही चीज तो अंग्रेज चाहते थे, कि तुम्हारे अंदर जो बीज होगा ना वह अंग्रेजी की होगी, जो आज तक हम लोग वर्तमान में लेकर के चलते हैं। उसके बाद जस्ट देखिए आगे की घटना। लॉर्ड मैकाले आते हैं। विलियम बेंटिंक के समय में लॉर्ड मैकाले आते हैं और इन्हें शिक्षा पे जो है रिसर्च करने के लिए बोला गया। तो लॉर्ड मैकाले एक अपना ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये देते हैं स्पीच। मैंने पूरे भारत के कोने कोने में घूमा, मुझे एक भी भिखारी दिखाई नहीं दिया, ना ही एक भी चोर दिखाई दिया। इतनी समृद्धि इस देश में है, और इस देश में यदि है तो इसकी पुरातन व्यवस्था, पुरातन संस्कृति के कारण। और इस संस्कृति पर हम लोग यदि प्रहार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो छवि है वो छवि खराब हो जाएगी। वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। पार्लियामेंट के एक बुक है आर मिश्रा की, उसमें उन्होंने स्पीच दिया है। मैं पूरे भारत घूमा, कहीं नहीं एक भी मुझे भिखारी नजर आया और ना ही कोई चोर नजर आया। और यह तभी होता है जब वहां के लोग परंपरागत शिक्षित हो और उनकी संस्कृति ऐसी विरासत में मिलती है कि जिसमें वह गुण दिया ही नहीं जाता है। अंग्रेज को लगा कि तो कैसा होगा, बोला कि ऐसा करते हैं, भारतीय जो सोचते हैं उसके सोच पर ही प्रहार कर दो। वो क्या सोचते हैं, यदि भारतीय सोच पे प्रहार कर दोगे तो स्पष्ट शब्दों में तुम्हें क्या चीज की जरूरत है वह क्लियर हो जाएगा और हमारी भी मंशा पूरी हो जाएगी। हमारी मंशा है कि अंग्रेजी शिक्षा है और हमारी मंशा पूरी हो जाएगी। बोला ठीक है। बोला कैसे? बोला ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे
फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत ले आते हैं। फिल्ट्रेशन थ्योरी, फिल्ट्रेशन थ्योरी, फिल्ट्रेशन थ्योरी एजुकेशन देंगे तो यहां क्या होगा कि हम लोग कहीं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें हम इंग्लिश सिखा रहे हैं। इनका कहना है कि इस भारतीय में जो बड़े तबके के लोग हैं, इस भारतीय में जो बड़े तबके के लोग हैं, बड़े तबके मतलब उच्च, जैसे जमींदार, आप लोग को पीछे बताए थे लेने वाले में। अब इस बड़े तबके के लोगों को यदि हम लोग इंग्लिश में शिक्षा दे देते हैं, हमने कल न्याय बताया था, उसमें हमने बताया था कि न्याय जो है वकीलों का केंद्र हो गया। वकील जो भारतीय होते थे और अंग्रेजी सीखने के लिए मजबूर हो गए थे और वो अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों में भी यदि दो शब्द इंग्लिश में बात करेंगे तो वो छन करके सीखे। वाटर, पानी, सिंपल है ना। आज भी वो चीज पद्धति आ गई है कमोबेश रूप से कि हम लोग हिंदी में भी इंग्लिश को मिक्सअप कर दे रहे हैं, मिक्सअप कर दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से चल करके ये था, तो इसको हम लोग बोलते हैं विप्रेशन थ्योरी। विप्रेशन मतलब बड़े तबके के लोगों को शिक्षा दीजिए, छन के अपने स्वतः छोटे तबके के लोगों के पास शिक्षा पहुंच जाएगी। भारतीय जो सोचते हैं कि विदेशी जो अच्छे हैं और महान हैं, बजाय उनके अपने भाषा और संस्कृति के, बजाय उनके भाषा और संस्कृति के, वह चीज कारगर उनके लिए सिद्ध हो। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और समय बदलता गया और फाइनली 1854 में वुड डिस्पैच एक्ट आ गए। 1854 में वुड डिस्पैच इनके प्रमुख व्यक्ति ही थे, उन्हीं के नाम पे वुड डिस्पैच एक्ट आते हैं, जिसे शिक्षा का मैग्ने कार्टा कहा जाता है, जिसे शिक्षा का मैग्ने कार्टा कहा जाता है। मैग्ने कार्टा मतलब होता है कि महान परिवर्तन, ठीक है, जिनकी हम लोग कल्पना नहीं किए थे वो चीज हमें मिला, ये शिक्षा का मैग्ने कार्टा। इसमें क्या बोला गया कि हम प्राथमिक लेवल पे शिक्षा देंगे, वह भारतीय स्तर का भी रहेगा, भारतीय परंपरा का भी रहेगा, प्लस मतलब प्राच्य और पाश्चात्य अंग्रेजी भी रहेगी। इनके साथ ही साथ लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में भी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। और इसी आधार पे 1857 में 3 विश्वविद्यालय भारत में खोले गए, कलकत्ता, चेन्नई और कलकत्ता, मद्रास और बंबई। इस समय वो 3 प्रेसिडेंसी थे और उसी 3 प्रेसिडेंसी में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे जो है भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उसके बाद धीरे धीरे इस कारण इसे शिक्षा का मैग्ने कार्टा कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत परिवर्तन हुई और वास्तविक रूप से भारतीय को भी इसमें मिला। अब चल करके 1882 में 1882 में शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है। 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 ये कमोबेश रूप से ये था कि भारतीय शिक्षा पद्धति को हम लोग बरकरार रखेंगे
और इन्हीं के साथ ही साथ जो है अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था भी हमारी जारी रहेगी। उसके बाद 1882-84 में ही हार्टोन कमीशन, सॉरी हंटर कमीशन की स्थापना होती है। हंटर कमीशन की स्थापना होती है। ये एक्चुअल में व्यवहारिक शिक्षा पे जोर देते हैं, व्यवहारिक शिक्षा पे जोर देते हैं। साथ ही साथ महिला शिक्षा के प्रोत्साहन की बात करते हैं, दैट्स क्लियर। उसके बाद क्रमबद्ध रूप से 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में विश्वविद्यालय आयोग गठन किया गया और इसी तर्ज पे भारत में और भी कई तरह की विश्वविद्यालय स्थापना की जाएगी, और भी कहीं जगह, जैसे इलाहाबाद में, ठीक है। उसके बाद आगे चल करके आगरा में, फिर पटना में, इस तरीके से दिल्ली में और भी जगह खोला गया। धीरे धीरे फिर कारवा बढ़ता गया और 1917 में आते हैं शेडलर आयोग। ये क्रमबद्ध याद रखेंगे, शेडलर आयोग। शेडलर आयोग द्वारा सॉरी बीच में कुछ परेशानी आ गई थी, तो शेडलर आयोग 1917 में गठित किए जाते हैं और इनके तहत ये दिया जाता है कि अब 12 वर्षीय शिक्षा पद्धति होगी। इनके साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा के बाद आप लोग स्नातक कर सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था। उसके बाद 1929 में आते हैं हार्टोन कमीशन। और हार्टोन कमीशन द्वारा यह बताया जाता है कि अब प्रतिभाशाली व्यक्ति को बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे फिर 1944 में शिक्षा का सार्जेंट आया। इसके तहत आया कि प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, ये सभी एस्टेब्लिश किया जाए। उसके बाद 1948 जब हमारी स्वतंत्रता मिल जाती है, 1947 के बाद 1948 में विश्वविद्यालय आयोग गठित की जाते हैं। इन्हीं के तर्ज पे 1953 में यूजीसी, यूनिट ग्रांट, है ना, विश्वविद्यालय आयोग गठन किया जाता है। उसके बाद 1964 में डीएस कोठारी आयोग गठित किए जाते हैं। इनका थ्योरी ही आज वर्तमान में पालन हो रहा है। लेकिन फिर 2019 में शिक्षा नीति आया और इस नीति के तहत बोला गया कि अब जो शिक्षा का होगा वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर आधारित होगी। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे 2019 का शिक्षा नीति पे विशेष।
चलिए 1854 का वुड डिस्पैच, 1882 शिक्षा आयोग, 82-84 हंटर कमीशन, 1902 विश्वविद्यालय आयोग, 1917 सेडलर आयोग, 1929 हार्टूम कमीशन, 1944 शिक्षा का सार्वजन। हालांकि 1932-3 में एक वर्धा कमीशन भी है, ठीक है, वो भारतीय द्वारा स्थापित थी। तो ये क्रमबद्ध रूप से था। अब यहाँ पे संक्षिप्त दो बात बोलते हैं। ये अंग्रेज जो चाह रहे थे, अंग्रेज चाह रहे थे शिक्षा की भाषा कैसी हो, ये अंग्रेज, तो ये इनकी कहीं ना कहीं मंशा थी कि अंग्रेजी हो। और भारतीय जो सोच रहे थे कि अंग्रेज सर्वोच्च है, वो हमसे अच्छे हैं, और हम लोग अंग्रेजी सीखने पे मजबूर क्यों हो गए? इसलिए हो गए क्योंकि हमारी जरूरत हो गई, हमारी जरूरत हो गई। ये जरूरत क्यों हो गई? ये जरूरत क्यों हो गई? क्योंकि समय का डिमांड था, और अंग्रेज हमेशा वो जो सोचते हैं उस सोच पे खड़े हो जाते हैं, और वह हमेशा यह सोचते हैं कि हमें जो चीज चाहिए वो चीज हमें दूसरे को इस तरीके से लेना है कि उनको जरा सा भी दुख ना पहुंचे। यही चीज हुआ। वह यह सोच रहे थे कि भारतीय कहीं ना कहीं यह सीखे कि अंग्रेजी, और हमारी जो एक धारा खड़ी होगी, हमारी जो एक धारा खड़ी होगी कि हमें जो एक हैंड चाहिए अंग्रेजी का, वो भारतीय मजबूर हो जाए सीखने के लिए, मजबूर हो जाए सीखने के लिए। और कमोबेश रूप से ये चीज यहां देखने को मिलता है, मजबूर हो गए। आज वर्तमान में भी उत्तर और दक्षिण भारत में यही विचारधारा चल रही है। उत्तर मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र, दक्षिण अंग्रेजी, अंग्रेजी अर्थात विकास, हिंदी अर्थात विकास नहीं, गौण। इस पे हमारी अलग चर्चा होगी। लेकिन कमोबेश रूप से अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था पद्धति ऐसी व्यवस्था थी जो वह सोच रहे थे कि एक ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि हमारे लिए एक लोग खड़े हो जाए। और भारतीय इसलिए मुड़ गए क्योंकि उसे उसकी जरूरत पड़ गई। यदि वह अंग्रेजी नहीं सीखते तो परंपरागत जो शिक्षा व्यवस्था थी उनकी डिमांड घट गई, उनकी मांग घट गई, और जरूरत पड़ गई अंग्रेजी की, अंग्रेजी की जरूरत पड़ी, और वह मुड़ गए किस शिक्षा की ओर? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की ओर। और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की ओर जैसे ही मुड़े तो अंग्रेजी की चाहत पूरी हो गई, और हम उसके अंडर में समा गए, और वर्तमान तक हैं। तो कमोबेश रूप से वो जैसा बनाना चाह रहे थे वैसा हम लोग बनते चले गए। ये था हमारा अंग्रेजों की शिक्षा नीति। अब जब इनकी प्रभाव देखेंगे तो धीरे धीरे हम सब चीज पे देखेंगे प्रभाव। तो कल हम लोग प्रभाव पे बात करेंगे। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा। और फिर कल हमारी जो होगी आर्थिक प्रभाव पे चर्चा, प्रभाव पे चर्चा करने के बाद हम लोग फिर क्रमबद्ध आगे बढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। और इसी तरीके से आपकी एक एक दिन छोड़ करके आपकी जो है YouTube पे डाली जा रही है। अब मैं हमेशा बोला हूँ कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर है वो इसमें कैद हो जाए और आप लोग ले लें। और विशेष के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप गोस्वामी IAS एकेडमी से जुड़ सकते हैं, गोस्वामी IAS एकेडमी से जुड़ सकते हैं। गोस्वामी IAS एकेडमी भागलपुर।